मास्क पहनने को लेकर जारी गाइडलाइन को अपडेट किया है। WHO का कहना है कि भीड़भाड़ वाली जगहें जहां कोरोना वायरस फैला हुआ है वहां हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है ताकि वायरस फैलने का खतरा कम किया जा सके। हालांकि WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम का ये भी कहना है कि मास्क वायरस को रोकने का एक हिस्सा मात्र है। इसका ये मतलब नहीं है कि मास्क पहनने से लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। टेड्रोस ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सिर्फ मास्क पहनने से हम कोरोना वायरस से नहीं बच सकते। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का विकल्प नहीं हो सकता। कोरोना के हर मामले का पता लगाना और उसे आइसोलेट किया जाना जरूरी है। साथ ही संक्रमित के हर संपर्क का पता लगाकर उसे क्वारंटीन करें। यही एक तरीका है जो इस महामारी से लड़ने में काम करता है। Today, WHO is publishing updated guidance on the use of masks for control of COVID-19. Here is what's new. In areas with widespread transmission, WHO advises medical masks for all people working in clinical areas of a health facility, not only workers dealing with patients with COVID-19. Second, in areas with community transmission, we advise that people aged 60 years or over, or those with underlying conditions, should wear a medical mask in situations where physical distancing is not possible. Third, WHO has also updated its guidance on the use of masks by the general public in areas with community transmission. In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environments. Our updated guidance. दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 3,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 68,44,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 33,62,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से 1,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 19,65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने एक दिन में 97 मरीजों की जान ले ली और 4,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि देश में मृतकों की संख्या 1,935 हो गई है और संक्रमितों का आंकड़ा 94,000 के करीब पहुंच गया। तो दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 3,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में एक बार फिर टिड्डी दल हमला कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन ने यह चेतावनी दी है, जिसके बाद केंद्र द्वारा 16 राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। FAO ने गुरुवार को कहा कि मानसून से पहले मई में दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से राजस्थान के लिए टिड्डी झुंड आए और 1962 के बाद पहली बार कुछ झुंडों ने उत्तरी राज्यों की ओर बढ़े। राजस्थान के रेगिस्तान में मानसून की शुरुआत के साथ अंडे देने से पहले पूर्व और पश्चिम की ओर ये झुंड घूमेंगे। इनकी लहरें जून में दक्षिणी ईरान और जुलाई में हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप से मिलेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खेती को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डी दल अप्रैल में पाकिस्तान से भारत आए। मौजूदा झुंड भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ही आया था। दुनिया भर में लंबे समय से कोरोना के कहर के कारण लॉकडाउन के चलते सभी यातायात बंद थे, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को अन्य देशों से लाया जा रहा है। ऐसे में आज एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि वंदे भारत मिशन के चरण 3 के तहत USA, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के चुनिंदा गंतव्यों के लिए कल शाम 5 बजे टिकट्स की बिक्री शुरू हो चुकी है। हमारी वेबसाइट ने 6 से 7 गुना अधिक ट्रैफिक को अनुभव किया और सुबह 8 बजे तक 22,000 से ज्यादा सीटें बिक चुकी हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत अब इटली को पीछे छोड़ते हुए 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। यहां कुल मरीजों की संख्या 2,30,000 से अधिक है।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी अमूल के ट्विटर अकाउंट पर जब अचानक से प्रतिबंध लगाया तो लोग हैरान रह गए। लोगों ने जब अमूल का आधिकारिक ट्विटर हैंडल खोला तो अस्थायी तौर पर अकाउंट प्रतिबंधित होने की चेतावनी दिखी। ऐसा माना जा रहा है कि चीन के विरोध में बनाए गए कार्टून की वजह से ट्विटर ने यह कदम उठाया। भारत के सबसे बड़े फूड ब्रांड अमूल की मार्केटिंग करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की टॉप कंपनी भी ट्विटर के इस कदम से सरप्राइज रह गई। बिना किसी पूर्व सूचना के ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद हैंडल सामान्य तौर पर काम करने लगा। तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अमूल के ट्विटर अकाउंट पर जब अचानक से प्रतिबंध लगाया तो लोग हैरान रह गए। लोगों ने जब अमूल का आधिकारिक ट्विटर हैंडल खोला तो अस्थायी तौर पर अकाउंट प्रतिबंधित होने की चेतावनी दिखी। ऐसा माना जा रहा है कि चीन के विरोध में बनाए गए कार्टून की वजह से ट्विटर ने यह कदम उठाया। इस बार होने वाली हज यात्रा को लेकर संकट गहराता जा रहा है। इस बीच भारतीय हज कमेटी ने कहा है कि जो लोग खुद ही यात्रा कैंसिल करना चाहते हैं उन्हें पूरी जमा राशि लौटा दी जाएगी। हज कमेटी ने यह भी कहा कि अब तक सऊदी अरब के अफसरों की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर इस बार हज रद्द होता है तो यह 222 साल में पहली बार होगा। सऊदी में 95,700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं और 642 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सऊदी अरब ने मार्च में बताया था कि इस साल के हज की तैयारियां अस्थायी तौर पर रोक दी गई हैं। हज कमेटी का कहना है कि सऊदी की ओर से अभी तक कोई नया अपडेट नहीं मिला है, जबकि कई लोग इस बारे में जानकारी मांग रहे थे। इसलिए फैसला लिया गया है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहें वे बता सकते हैं। बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को $100 मिलियन यानी कि करीब 755 करोड़ रुपए दान करेंगे। जॉर्डन और उनका ब्रांड इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को अगले 10 सालों तक धनराशि मुहैया कराएगा। यह डोनेशन फेसबुक और अमेजॉन से 10 गुना ज्यादा है। इन दोनों कंपनियों ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को $10 मिलियन यानी करीब 75 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। जॉर्डन ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद देश में नस्ल भेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केरल में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने वायरस के सामुदायिक प्रसार का पता लगाने के लिए सोमवार से एंटीबॉडी टेस्ट कराने का फैसला किया है। राज्य में पिछले दिन संक्रमण के 111 मामलों का पता चला था, जो किसी एक दिन का सर्वाधिक स्तर है। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्थिति को गंभीर बताया। विजयन ने कहा कि राज्य में वायरस का सामुदायिक प्रसार हुआ है या नहीं, इसकी जांच के लिए एंटीबॉडी परीक्षण बड़े पैमाने पर किए जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजन खोब्रागड़े ने कहा कि ये परीक्षण 8 जून से शुरू होंगे। कोविड-19 महामारी ने जहां दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा किया है, वहीं है भारत के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाने का अवसर साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस ने ये राय व्यक्त की है। WHO के महानिदेशक गेब्रेयेसस ने भारत में कोविड-19 की स्थिति पर सवाल के जवाब में कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने का अवसर है। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता खत्म हो गई है। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध पर चर्चा के लिए यह बैठक हुई। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये बैठक करीब 5.5 घंटे तक चली। ये बैठक LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए बुलाई गई थी। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत की ओर से बैठक की अगुवाई की। बैठक टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोल्डो में हुई। भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर पर यह बैठक बुलाई गई।
भारत चीन सीमा पर विवाद को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच आज बातचीत हुई, जिस पर रक्षा विशेषज्ञ सतीश दुआ ने प्रतिक्रिया दी है। कि पिछले लगभग एक महीने से लद्दाख में 3 अलग अलग जगहों पे जो कुछ फेस ऑफ बना हुआ था दोनों आर्मीज के बीच में, ऐसे ही टॉक्स के मैकेनिज्म से हम उसको डिफ्यूज कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि पिछले तक लगभग 50 सालों में हमने आपस में गोलियां नहीं चलाई हैं। हालांकि कई बार फेस ऑफ हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे सेंट्रल एरिया में, चाहे यहाँ पे। तो हमारे फेस ऑफ्स जो दोनों आर्मीज़ के बीच में हुए हैं, चाहे वो पहले डेप्सांग चूमर था या 3 साल पहले डोलम में था और आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऐसे टॉक्स के माध्यम से ही हम सुलझा पाए हैं। इस दफ़ा अलग क्या है? इस दफ़ा अलग ये है कि पहले हमारी जो टॉक्स हुई हैं, जो मिलिट्री लेवल टॉक्स थी, वो हमेशा यूनिट कमांडर या ब्रिगेड कमांडर और 1-2 बार मेजर जनरल लेवल पे भी हुई हैं। लेकिन ये पहली बार है कि कोर कमांडर लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक हो रही हैं, जो कि एक अच्छा साइन है कि हम इनको रिजॉल्व कर। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एएनबी न्यूज पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कार में मिली दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की लाश। केशवपुरम इलाके में इंस्पेक्टर का शव बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। इंस्पेक्टर लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल में तैनात थे। दिल्ली दंगों की जांच टीम का हिस्सा थे इंस्पेक्टर, जिनकी संदिग्ध हालत में आज लाश मिली है। कार में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की लाश बरामद की गई है। केशवपुरम इलाके में इंस्पेक्टर का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। इंस्पेक्टर लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल में तैनात थे। बताया जा रहा है कि कार में उनका शव बरामद किया गया। दिल्ली दंगों की जांच टीम का भी इंस्पेक्टर हिस्सा थे और कार में आज उनका शव बरामद किया गया है। केशवपुरम इलाके में इंस्पेक्टर का ये शव एक कार में रखा हुआ बरामद किया गया। इंस्पेक्टर लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल में तैनात थे और दिल्ली दंगों की जांच टीम का भी इंस्पेक्टर हिस्सा थे। इसी बीच ये बड़ी और अहम खबर मिल रही है कि आज केशवपुरम इलाके में उनका शव बरामद किया गया है। एक कार में उनका शव बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। दिल्ली दंगों की जांच टीम का हिस्सा थे ये इंस्पेक्टर। दिल्ली दंगों की जांच कर रहे थे ये और आज उनका शव केशवपुरम इलाके से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि एक कार में उनका ये शव रखा हुआ था और आज केशवपुरम इलाके से उनका शव बरामद किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। दिल्ली दंगों की जांच कर रहे एक इंस्पेक्टर का आज शव बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर शनिवार को कार में मृत पाया गया है। इनका नाम विशाल बताया जा रहा है। दिल्लीपुर के रामपुरा एरिया में इनकी लाश मिली है। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में बताया कि दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर जो स्पेशल सेल में तैनात थे और दिल्ली दंगों की जांच में भी शामिल थे, कार में मृत पाए गए हैं। रामपुरा में उनकी लाश मिलने से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने मौत के पीछे क्या कारण है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। वहीं दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल का कोरोना टेस्ट उनकी मौत के बाद आया है। इसमें उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये कांस्टेबल पिछले साल नवंबर से मेडिकल के आधार पर छुट्टी पर थे। 3 जून को सफदरजंग अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। अब उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई है। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। दिल्ली पुलिस के जवानों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक दिल्ली पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सलूजा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की आज लाश बरामद की गई है। केशवपुरम इलाके में इंस्पेक्टर का शव बरामद किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस के संकट के समय एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार का यह रुख नोटबंदी 2.0 है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार का यह रुख नोटबंदी 2.0 है। राहुल गांधी ने खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, सरकार लोगों और एमएसएमई को नकद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है।
मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उनके बीजेपी छोड़ने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने स्पष्ट किया है कि झूठी खबर तेजी से फैलती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल के एक स्क्रीनशॉट के आधार पर यह दावा किया गया कि वह बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए सबका भ्रम तोड़ दिया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह बिहार पुलिस के विवादित चिट्ठी को फाड़कर एंग्री यंग मैन बने थे। वहीं अब तेजस्वी पटना में आरजेडी दफ्तर में तेजस्वी सीढ़ी पर चढ़कर एक बैनर टांगते नजर आए। तेजस्वी यादव ने खुद से आरजेडी कार्यालय के बाहर बैनर लगाया और इस पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे। उन्होंने बिहार के गरीबों और श्रमिकों को अपशब्द कहने और उन्हें अपराधी बताने वाले होर्डिंग भी लगाए। बैनर लगाकर तेजस्वी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि श्रमिकों का अपमान करने वाली इस निर्दयी सरकार के खिलाफ हर गली मोहल्ले, टोले, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर इस अमानवीय चिट्ठी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की गरीबों के प्रति घृणित सोच को उजागर करें। ठीक 11 मिनट तक यानी 11:11 तक यानी 11 मिनट तक थाली पीटने का काम। अच्छा, महागठबंधन जो सहयोगी उत्तर प्रदेश में एक शिक्षिका के 25 स्कूल में नियुक्ति ने प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। अनामिका शुक्ला का नाम एक ही पद पर 25 स्कूलों में तैनात था और 13 महीने में वह 1 करोड़ रुपए की सैलरी ले चुकी थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज पुलिस ने मंत्री के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का डेटाबेस बनाना शुरू किया था और इसके बाद विभाग को अनामिका शुक्ला का नाम 25 स्कूलों की लिस्ट में मिला था। विभाग ने तुरंत इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। प्रयागराज के घूरपुर थाने में तैनात दरोगा ने साप्ताहिक सब्जी मंडी में दबंगई दिखाते हुए अपने वाहन से सब्जियां रौंद डाली थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने और किसानों के नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दिए थे। अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने सीओ को मौके पर भेजा, जिन्होंने किसानों से दरोगा के इस कार्य के लिए माफी मांगी और उनके नुकसान की भरपाई की। दरअसल दरोगा सुमित आनंद घूरपुर की साप्ताहिक सब्जी मंडी में पहुंचे थे। दरोगा वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होते देख इतना आग बबूला हो गए कि सरकारी गाड़ी से किसानों की सब्जियों को रौंद डाला। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मुंबई में फंसे मजदूरों को लेकर बेंगलुरु पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन तकरीबन 400 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन से आए सभी रेल यात्रियों की स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग, रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ जांच की गई। देश में फैले कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अलग अलग शहरों से प्रवासियों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लाया तो जा रहा है, लेकिन दिनों दिन बिगड़ती प्रशासनिक व्यवस्था कहीं बड़ी चूक का कारण न बन जाए, क्योंकि लगातार बढ़ रही मौसम की तपिश में यात्रियों के रुकने की समुचित व्यवस्था का अभाव, बसों की कमी के कारण बस की छतों पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर यात्री और न सिर्फ स्टेशन के बाहर बसों के इंतजार में यत्र तत्र बैठे, बल्कि बसों के अंदर ठूस ठूस कर भरे जाने वाले यात्रियों के बीच तार तार हो रही सोशल डिस्टेंस अब आम बात होती जा रही है। तो मुंबई में फंसे मजदूरों को लेकर आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन बेंगलुरु पहुंची, जहां तकरीबन 400 यात्रियों को आज बेंगलुरु पहुंचाया गया है। ट्रेन से आए सभी रेल यात्रियों की स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मुगल गार्डन में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद रखरखाव का काम शुरू हो गया है। मुगल गार्डन में काम करने वाले लोगों ने बताया कि रखरखाव का काम जारी है। साथ ही कहा कि जो लोग यहां आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे।
देखिए, जो मुग़ल गार्डन्स है ये हेरिटेज गार्डन तो है ही। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुग़ल गार्डन्स हैं पर्टिकुलरली निशात, चश्मे-शाही और परी महल जो है तो ये यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में भी है। इसलिए इनकी मेंटेनेंस रेस्ट ऑफ द गार्डन्स एंड पार्क से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंस को ख्याल में रखते हुए हमने पहले भी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ थी, ये पहले जो कोविड लॉकडाउन था उनमें थोड़ी रेस्टोरेशन की थी। तो अभी जो कि लॉकडाउन ईज़ आउट हो रहा है तो हमने रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ जो अपनी हैं जैसे गार्डनिंग में हुई, ब्रश कटिंग वगैरह, तो ये स्टार्ट। यहाँ पर लोग आसानी से आ सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। बाकी हम यहाँ पर हर वक्त आते हैं, काम करते हैं, काम में मसरूफ़ होते रहते हैं और हम अपने ऑफिसरों या अपने डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया करते हैं जो दोष बदोश हमारे हर रोज़ खड़े होते हैं काम कराने में या सफाई रखने में या बाग को मेंटेन करने में। जम्मू कश्मीर में बीती रात भारी बारिश के चलते बिरमा पुल के पास सड़क का हिस्सा धंस गया, जिससे उधमपुर शहर को जाने वाले रास्ते पर दोनों ओर से आवाजाही प्रभावित हुई है। बीती रात को जिले में हुई भारी बारिश के चलते उधमपुर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिरमा पुल के पास सड़क का एक भारी हिस्सा धंस गया है, जिसके कारण आज सुबह ही दोनों ओर से यातायात प्रभावित रहा। इसके अलावा सड़क का भारी हिस्सा बिरमा नाले में बह गया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप था कि कई बार विभाग को सड़क के इस हिस्से की मरम्मत करने के लिए कहा गया था, लेकिन विभाग की ओर से केवल लीपापोती की गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। ये जो आज आप देख रहे हैं हमारा जो बिरमा ब्रिज हमारे जो सिटी के साथ जोड़ता है, ये मेन अपना ब्रिज है और ये आप देखो कल रात को बारिश की वजह से टूट गया। किसकी लापरवाही समझते हैं? सर ये अपने ग्रिफ की लापरवाही आप समझो, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड कम से कम आज मतलब अपना 65 डे हो चुके हैं और 65 दिनों में ग्रिफ की यहाँ 1-2 दिन वो अपना छोटा मोटा किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो साफ लापरवाही है ग्रिफ की। ये जो ब्रिज है कितने लोगों को जोड़ता है और कितने गाँव से प्रभावित हुए हैं? ये ब्रिज सर आप करीमची, मोंगरी, अपना करीमची, मोंगरी, पंचारी और यहाँ गढ़ी, रैम्बल, जिसको भी हॉस्पिटल जाना है मेन सोर्स यही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। जम्मू संभाग में हो रही भारी बारिश के चलते उधमपुर का बिरमा पुल धंस गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसकी शिकायत पहले भी कई बार बीकन से की, लेकिन बीकन की अनदेखी का शिकार आखिरकार लोग हुए और आज उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू संभाग में कई जगह पर नाले और कई जगह फ्लैश फ्लड आने से खासा नुकसान हुआ है। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज़, जम्मू। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सहायक सचिव के नेतृत्व में कर्मचारियों ने बाजू पर काली पट्टियां बांधकर धरना प्रदर्शन किया और सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं मंडी के सहायक सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन के बावजूद किसानों को मंडी में कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी और सभी काम सुचारू रूप से किए जाएंगे, क्योंकि काम रोकना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नाम परिचय के साथ एक बार आप लोग का विषय क्या है, विरोध प्रदर्शन के लिए आप लोग बैठे हुए हैं? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, मैं सहायक सचिव मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ हूँ। और जो कल वाकया हमारे कर्मचारी अधिकारी श्री सुल्तान सिंह के साथ हिसार के बालसमंद में हुआ है, उसके विरोध प्रदर्शन में हम लोग यहाँ पे बैठे होगी। देखिए जी, विरोध प्रदर्शन सांकेतिक है और जो हमारी मांग है कि श्री सोनाली फोगाट जी को गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में किसी भी अधिकारी कर्मचारी के साथ ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कोई कानून बने। आगे कार्रवाई तो यही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर ANB न्यूज़ पर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्राजील ने WHO को धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, संबंध खत्म करने की चेतावनी दी गई है ब्राजील की तरफ से। पक्षपात और राजनीति करने का आरोप ब्राजील ने WHO पर लगाया है। अमेरिका के बाद धमकी देने वाला ब्राजील दूसरा देश बना है। ब्राजील ने WHO को धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ANB न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं। ब्राजील ने WHO को संबंध खत्म करने की धमकी दी, साथ ही पक्षपात और राजनीति करने का आरोप भी ब्राजील की तरफ से WHO पर लगाया गया है। आपको यहाँ बता दें कि अमेरिका के बाद धमकी देने वाला ब्राजील
दूसरा देश बन गया है। कोरोना वायरस के चलते लगातार WHO की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में रही है। लगातार WHO पर यह आरोप अमेरिका लगाता हुआ आया है कि इन पूरे मामले में चीन का साथ दिया है WHO ने और कहीं ना कहीं जानकारी छिपाई है। ये आरोप पहले अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे, अब ब्राजील ने भी यही आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए संबंध खत्म करने की चेतावनी ब्राजील के द्वारा दी गई है। ब्राजील ने कहा है कि WHO ने इस मामले में पक्षपात किया है और राजनीति की है। इस वजह से ब्राजील अब WHO के साथ संबंध खत्म कर सकता है। हरियाणा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव और हरियाणा इंटक के प्रवक्ता चंडीगढ़ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष नसीब जाखड़ ने संयुक्त बयान में कहा कि आज हमारा देश और प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सभी कर्मचारी और अधिकारी अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात काम कर अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन आदमपुर से बीजेपी प्रत्याशी रही सोनाली फोगाट ने सुल्तान सिंह की जूते और चप्पल से पिटाई की। इतना ही नहीं, गुंडों से धमकी देकर माफीनामा भी लिखवाया। नसीब जाखड़ ने कहा कि हम इंटक संगठन की ओर से इस प्रकरण की घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सोनाली फोगाट को बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सुल्तान सिंह को इंसाफ नहीं मिलता है तो सभी कर्मचारी संगठन और मजदूर संगठन प्रदर्शन करेंगे। यूपी के एटा के थाना रिजॉर्ट क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रिजॉर्ट क्षेत्र के मिश्री गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग और पथराव भी हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। इसी के साथ देश दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।